ओके, चलिए यार, तो बात करें अगर हम, तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया हुआ है। मैं समराइज़ करूँगा और प्रैक्टिस शीट यार कल रेडी हो नहीं पाया, सो प्रैक्टिस शीट मैं कल नहीं पोस्ट कर पाया। आज अभी पोस्ट कर दूँगा प्रैक्टिस शीट। सो प्रैक्टिस शीट में कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 टू 40, ठीक है ना? सो आपको आज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं? क्वेश्चन 40 तक प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? ओके। फिर बात आती है डीसी पांडे बुक की। तो डीसी पांडे जो नीट की है उसमें मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। कैसे दिए हैं? मिक्स। सो ऐसा टॉपिक वाइज नहीं है, बट जो डीसी पांडे जेई की है, किसकी? जेई वाली, उसमें ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो मैं डीसी पांडे बुक का भी स्कैन करवा रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, मैं अभी आफ्टरनून ही डीसी पांडे जेई का स्कैन पोस्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते चलेंगे पैरेलली। प्रैक्टिस शीट क्या करते चलेंगे? पैरेलली सॉल्व करते रहेंगे। और जो रिमेनिंग टाइम रहेगा आपके पास, जब टाइम बचेगा, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में जेई वाले बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? याद रखना लेवल 2 के क्वेश्चन नहीं, क्योंकि नीट वालों के लिए लेवल 2 के क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 1 के जेई के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है, नीट वाले स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चैप्टर खत्म होने के बाद आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नीट वाले लोग भी, ठीक है ना? लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये सेकेंडरी टास्क है, ये सेकेंडरी टास्क है। इसको आप पैरेलली करते जाओगे। क्या चीज को प्राइमरी हाई प्रायोरिटी पे रखना है? शीट को, ठीक है ना? सभी लोगों को शीट पूरा सॉल्व करते रहना है, सारे क्वेश्चन, ठीक है? चलेगा? तो कल अपन यहां तक डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन टॉपिक में, कि हमने टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया है। तो अभी हमने टॉपिक में क्या डिस्कस किया है? मेजर फोर्स। पहले हमने क्या डिस्कस किया है? फोर्स के बारे में। ड्यू टू मल्टीपल चार्ज कूलॉम का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया देखा है। तो शीट में क्वेश्चन 1 टू 40 टोटली किस पे बेस्ड है? फोर्स पे। उसके बाद लास्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, हमने किसके बारे में डिस्कस किया है? फील्ड के बारे में, ठीक है? तो फील्ड के बारे में हमने जो डिस्कशन किया हुआ है, वो आगे फर्दर क्वेश्चन है, 50 के आगे क्वेश्चन है। तो फील्ड का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग फील्ड की भी सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। मंडे को अपन फर्दर फील्ड का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? मंडे को फर्दर फील्ड में से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ओके? तो जो आपके डाउट रहे, अच्छा कुछ लोग को क्या लगता है, उनका आंसर आ जाता है ना, उन्हें लगता है ठीक है सब समझ में आ गया। यार ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आया, इवन क्वेश्चन की लैंग्वेज, वो आपको सर से डाउट पूछना है तुरंत। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है कि सर इसका लैंग्वेज नहीं समझ आया, कुछ भी, वो पूछो आप तुरंत, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आंसर आ गया तो बस इग्नोर कर दिया, वैसा नहीं करना है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ही डाउट्स क्लियर होगा और सब्जेक्ट का आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा, ठीक है ना? यस सर। चले तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज में। अभी तक हमने सॉलिड स्फीयर डिस्कस किया था। कोई बता सकता है सॉलिड स्फीयर में? मैंने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक प्रॉब्लम है। एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है जो हॉलो के फॉर्मेट पे सॉल्व होगा। कौन सा सॉलिड स्फीयर? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर मेटल वगैरह है तो वो किसकी तरह काम करेगा? सॉलिड। अब नेक्स्ट अपन लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, क्या? यूनिफॉर्म वायर। ग्रेविटेशन में मैंने वायर के बारे में नहीं बताया था, आपको याद होगा। यहाँ पर समझे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो नंबर 1, डेरिवेशन भी मैं समझाऊंगा, बट सबसे पहले हमें क्या लर्न करना है? फॉर्मूला। अब फील करते हैं फॉर्मूला कैसे आया। देखिए फॉर्मूला कैसे है। सपोज ये वायर है, तो नंबर 1, आपको इस पॉइंट पर फील्ड बतानी है, तो मे बी ये मिड पॉइंट हो सकता है इस वायर का। और ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मिड पॉइंट हो, ऐसा कहीं इधर उधर भी तो हो सकता है ना। तो चले मिड पॉइंट अगर होगा तो क्या होगा, समझने का ट्राई करें। सोचते हैं ये पूरी वायर कैसी चार्ज है? पॉजिटिव।
तो जरा फील करो यार, ये हाफ वाला सेक्शन इसे ऐसे रिपेल करने का ट्राई करेगा ना, तो ये फील्ड किसके आ गई, ऊपर वाली हाफ की। इसी तरीके से नीचे वाले हाफ की भी अपनी फील्ड होगी, कैसी होगी, इधर। अगर ये मिड पॉइंट है तो बताओ क्या ऊपर और नीचे वाले सेम होंगे या नहीं? भाई बोलते भी जाओ यार। हाँ सर। सेम रहेंगे ना? तो अगर ये सेम रहेंगे तो इनके अपन कंपोनेंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई और ई का cos थीटा, और ई और ई का sin थीटा क्या होगा, कैंसिल। आंसर आएगा 2e cos थीटा। या फिर मैं इसे बोलूं कि e का कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। समझा या नहीं बताओ? क्लियर है सबको? यस अच्छा, सर। नंबर 2 समझते हैं। नंबर 2 समझे, मैं बोल देता हूं कि चलो वायर से जो पॉइंट है वो सिमेट्रिकल नहीं है, लेट्स से पॉइंट यहाँ पर है। तो अब बताओ नीचे वाले की फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी या ऊपर की? अरे भाई, नीचे वाले सेक्शन की या ऊपर वाले सेक्शन की? नीचे वाले डाउनवर्ड वाले सेक्शन की ज्यादा होगी फील्ड, तो इसका फील्ड होगा, मान लेते हैं प्लस है, इसकी फील्ड होगी इस क्वाड्रेंट में E1 E2, और E1 क्या होगी इस क्वाड्रेंट में, ये समझा या नहीं? यस। तो क्या ये अपने वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर पाएंगे क्या? नहीं। नो नहीं। सर। और हॉरिजॉन्टल भी आएगा, इसका मतलब ये है कि वर्टिकल भी आएगा और हॉरिजॉन्टल। अब बताओ वर्टिकल किसका डोमिनेट करेगा, E2 या E1? E2। E2 डोमिनेट करेगा। इसका मतलब फाइनल जब आप E2 के y से माइनस कर दोगे E1 का y, तो ये बचेगा नेट, और इन दोनों का ऐड होगा, तो फाइनल रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो कई बार क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है, सिर्फ वेक्टर देख के। क्या वेक्टर? मुझे पता है इस वायर का फाइनल रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस आई एन प्लस जे। समझा या नहीं? यस सर। अच्छा, तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये वायर है अपनी, ये पॉइंट है अपना, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्वाड्रेंट में रहेगी इस पॉइंट पर? क्या कोई कैंसिल वैंसिल वाली भी बात है क्या यहाँ पर? नहीं ना, एक ही तो है नहीं ना, सर, सीधा किस क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब प्रॉब्लम, अगर मैं इसे बोल देता कि वायर नेगेटिवली चार्ज है, तब किस क्वाड्रेंट में आंसर आता? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बहुत ही बढ़िया यार। चलो और थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं। ये वायर है, पॉइंट यहाँ पर है, बताए अब किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ। चेक कर लेते हैं। इसे बोला हमने 1 और इसे बोला 2, किसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी? 1 वाले की ज्यादा स्ट्रांग होगी, 2 वाले की कम होगी। तो इसका मतलब किसके वेक्टर्स डोमिनेट करेंगे, 1 वाले के। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सही है? तो मुझे लगता है समझ आ गया थोड़ा सा वायर की वजह से फील्ड क्या चल रही है। ठीक है ना? तो चलते हैं, फॉर्मूला लर्न करते हैं, और वेक्टर आप समझ गए कि किस तरीके से निकालेंगे। चलो फॉर्मूला लर्न करते हैं। देखें फॉर्मूला किस तरीके से डिफाइन है। सपोज एक वायर है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर। आर क्या है? आर क्या है? पेंडिकुलर डिस्टेंस। आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसे माइंड में रखना है कि कभी कभी ये डिस्टेंस दे देता है, तो यूज कर लोगे क्या इसे? नहीं, फॉर्मूले में हमेशा कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नंबर 2, कोई भी पॉइंट हो, पक्का वो वायर के टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट पर कुछ एंगल बनाएगा?
तो कभी भी पूछेगा तो अपन ड्रॉ करेंगे एक रेफरेंस लाइन जो कि क्या होगी उससे परपेंडिकुलर। फिर देखेंगे कि टॉप पॉइंट का एंगल कितना है और बॉटम पॉइंट का एंगल कितना है। समझ आया कि नहीं? यस सर। अब फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जब आप एक्स कंपोनेंट फाइंड करोगे तो क्या आने वाला है, एक्स तो दोनों के ऐड होते हैं ना, हाँ, तो क्या होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और यहाँ पर आएगा के लेमडा बाई आर। कोई डाउट क्या? सर। वाई वाले कंपोनेंट क्या होंगे, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा आएगा और थीटा 1 माइनस थीटा 2। मॉड ओके, समझा या नहीं? यस सर। yes, अब देखो कंफ्यूजन, समझाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर इसका आंसर तो यहाँ पर आएगा, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या आना चाहिए था, cost बट फॉर्मूले में कहाँ पे कॉस आता है? वर्टिकल। तो ऐसा इसलिए आता है क्योंकि अभी इसे क्या करना पड़ेगा, टोटल फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसलिए इस कॉस वाला बदल जाता है किसमें, साइन में, और साइन वाला कॉस में। समझा ना? यस सर। फॉर्मूला याद रहेगा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और वाई कैप वाला कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है या नहीं? अब Yes, sir. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, थीटा 1 और थीटा 2 को कैसे रखते हैं, विद प्रॉपर साइन। और साइन कैसे डिसाइड करेंगे, छोटी सी बात है, इसे मैं टॉप पॉइंट बोल रहा हूं ना, तो टॉप पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए हमेशा, रेफरेंस के। ऊपर अगर रेफरेंस के ऊपर है तो थीटा क्या मानेंगे हम, अगर रेफरेंस के नीचे है तो थीटा क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो टॉप पॉइंट की स्टोरी समझ आई? मतलब अगर वायर ऐसे है और ये है तो टॉप पॉइंट ऊपर है या नीचे रेफरेंस से? अरे भाई वायर का टॉप पॉइंट रेफरेंस से ऊपर है या नीचे? ऊपर। ये है पॉइंट, टॉप पॉइंट वायर का रेफरेंस से ऊपर है या नीचे? नीचे, क्योंकि रेफरेंस इज अ परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर तो यही पड़ेगा ना। समझा? थीटा 1 का साइन समझ आया? अगर थीटा 1 ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। थीटा 2 के साथ उल्टा है, थीटा टी कौन सा पॉइंट है, बॉटम। तो बॉटम को तो नीचे ही रहना चाहिए ना, तो अगर नीचे है तो पॉजिटिव है, और अगर बॉटम ऊपर आ गया तो समझा या नहीं साइन? बताइए यार आप लोग। मतलब समझो, ये वायर है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, बताओ रेफरेंस ये होगा या नहीं? आर परपेंडिकुलर कौन सी डिस्टेंस होगी, ये या नहीं? अब बताओ थीटा 1 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? क्योंकि टॉप पॉइंट क्या है, रेफरेंस से ऊपर ऊपर। थीटा 2 बॉटम Negative. नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे होनी चाहिए, और कहाँ चली गई है ये, ऊपर। Upper. समझ आए कि नहीं? बहुत सिंपल सा लॉजिक। यस ठीक है, तो आई गेस सबको समझ आ गया है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे दोनों, क्या हॉरिजॉन्टल में क्या आता है, साइन, और वर्टिकल में कॉस। हॉरिजॉन्टल में ऐड करते हैं, वर्टिकल में ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा डेरिवेशन समझने का ट्राई करते हैं, डेरिवेशन समझ लेते हैं। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा टफ कैटेगरी का माना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक देखो, ये एक वायर है, आपको इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा चलो एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो आपने कहा क्या कि थीटा एंगल पर क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट। क्या ले लेते हैं, एलिमेंट, और इसकी थिकनेस कितनी मान लेते हैं, डी थीटा। समझे या नहीं? तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को क्या, कुछ
आर, आर डैश मानते हैं क्योंकि आर तो हम किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर को। तो बेटा क्या हो जाएगी ये लेंथ dx कितनी हो R जाएगी, dash theta r डैश इंटू d d थीटा। theta. और यही यहाँ पर नहीं होता। ये बेटा तब होता है जब कोई चीज किस फॉर्म में हो, आर्क के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में, Arc. आर्क लेंथ होती है ये, यहाँ पर आर्क लेंथ नहीं है, वो क्या है, एक स्ट्रेट लेंथ है। समझा कि नहीं? Yes. इसका मतलब हम ये नहीं यूज कर सकते, बट हमको डिफरेंशियल तो लेके आना है। तो अपन बहुत ही अदर वे पे इसे चलते हैं। क्या मान लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है x, फिर इस थिकनेस को क्या मान लिया dx। तो क्या करते हैं अपन, r d थीटा से dx निकालने का ट्राई नहीं करते, इक्वेशन से ट्राई करते हैं। क्या रिलेशन लिखने का ट्राई करते हैं। मतलब लिख दो लाइक cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन r डैश। r अपॉन r डैश कितना हो जाएगा, रूट ऑफ X square plus R. लाइकवाइज। समझ आया? तो इस तरीके से मैं किसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वहां पर x मिल जाएगा। बट यार बताओ cos थीटा से मतलब अच्छा रहेगा क्या करना, नहीं ना, और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या यूज करना चाहिए फिर, साइन थीटा। क्या यूज करना चाहिए, साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा से भी प्रॉब्लम आएगी, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएशन टफ हो जाएगा ना। And तो क्या यूज करना चाहिए अपन को, tan theta. tan अभी theta. लॉजिक समझ आया कि नहीं। tan थीटा हमने क्यों यूज किया है, कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, Easy. इजी। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, X square. sec स्क्वायर थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से अपन को dx को बदलेंगे। ये r d थीटा काम नहीं करेगा बिकॉज ds इज नॉट एन आर्क, dx इज अ स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर। ओके, तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा समझने का ट्राई कर लेते हैं एक बार। देखें क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फॉर्मूला कैसा आया है। अदरवाइज ये डेरिवेशन बहुत लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो समझते हैं, पहले मैंने निकाल लिया dx, dx समझ आया कि नहीं। Yes, sir. अब मैंने क्या कर लिया, फील्ड d निकाल लिया, d से d cos थीटा आ गया। अब d cos थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, X. x कंपोनेंट। अब मैंने डी की वैल्यू लिखी क्या, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब कौन सा, ये डिस्टेंस होगी ना एक्चुअली अभी, तो मतलब आर डैश ये। अब हमें डी क्यू को किस फॉर्मेट में लिखा, Lambda लेमडा इंटू dx. dx, और dx को यहाँ से थीटा से रिप्लेस किया। मतलब सारी चीजों को हटाकर किसके फॉर्मेट में ले आया, और cos थीटा के फॉर्मेट में। तो देखा कि आंसर में cos थीटा आ रहा है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया, sin. साइन थीटा। तो यहाँ से अपन का आ गया क्या, साइन थीटा। सिमिलरली y के लिए सॉल्व कर देंगे तो साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाता है, Cos theta. और इस तरीके से अपन का वो फॉर्मूला क्रिएट हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका कुछ खास यूज नहीं है डेरिवेशन का, तो टेंशन नहीं लेंगे, बट ये फॉर्मूला जरूर लर्न करेंगे। सब लोग अभी लर्न करने, बिकॉज अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों फॉर्मूले देखें एक्स और वाई के लिए, एक्स में ऐड होते हैं, वाई में Subtract. सबट्रैक्ट। थीटा 1 थीटा 2 का सही से साइन रख लोगे, ठीक है। चले तो फिर अपन क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं, ठीक है ना। 60 डिग्री 30 डिग्री 10। तो क्वेश्चन ये है, एक वायर है, इसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, लेमडा। आपको किस पॉइंट पर फील्ड बतानी है, एक ऐसे पॉइंट पर फील्ड बतानी है जो यहाँ से कितनी दूर है,
10 10 मीटर, बट यहाँ से जो वर्टिकल लाइन से एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60। और एक खास बात है कि ये वायर का दूसरा एंड कितना एंगल बना रहा है 30। समझा या नहीं क्वेश्चन? चलो तो फाइंड करो यहाँ पर फील्ड का क्या वेक्टर, और फिर उसका क्या फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या समझाया, क्या फील्ड का डायरेक्ट वेक्टर फाइंड करने लग जाओगे क्या? नहीं, क्या निकालोगे अलग अलग, X और Y एक्स और वाई निकालोगे और फिर उनको अब अलग अलग सॉल्व कर लोगे। तो चलो जल्दी से सॉल्व करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फॉर्मूले में अपन यूज करते हैं जो आर, यहाँ पर वो 10 है क्या? नहीं। No, sir. कौन सा आर 10 होता है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो ये ट्रायंगल से निकालेंगे ना अपन परपेंडिकुलर। बताओ क्या हो जाएगा ये sin 60, cos ठीक है ना? 5 √6. तो कितना हो जाएगा 10 इंटू साइन 60 डिग्री, मतलब √3/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5√3। 5 तो ये है एक्चुअली आर, और बाकी फॉर्मूला लगा के जस्ट वेक्टर वगैरह सॉल्व करो। चलो ट्राई करो यार जल्दी से सब लोग। पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव वायर है। चले, हुआ यार सॉल्व? बताओ। Yes, sir. सबसे पहले साइड में तुरंत लिख लो θ1 θ2। बताओ θ1 कितना होगा -60. -30 बॉटम, टॉप नीचे ना, मतलब माइनस, और ये एंगल कितना है 30। θ2 कितना है 60 डिग्री 60। बॉटम तो नीचे ही रहता है तो डेफिनेटली वो क्या है पॉजिटिव 60। माइनस प्लस का इसलिए बोल रहे हैं कि ई जो आएगा वो विद साइन आ जाएगा, तो k λ/r इंटू एक्स में क्या होता है साइन या कॉस साइन, और Sin. दोनों का ऐड होगा। तो बेटा साइन -30 माइनस होता है या नहीं? हाँ ठीक है, और प्लस साइन 60 मतलब √3/2। समझा? ये हुआ आई कैप का कंपोनेंट। वाई देखें तो वाई क्या होगा k λ/r, क्या होगा कॉस। तो कॉस में माइनस का कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं नहीं, √3/2 प्लस 60 माइनस 1/2 Sir, डन। और minus. यहाँ पर क्या यूज होता है माइनस। समझ आया? तो कॉस -θ का कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
सिर्फ यहाँ पर जो माइनस होता है वो यहाँ पर यूज होगा। ओके, Yes, sir. हाँ, क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब न्यूमेरिकली देखो कि ये वैल्यू सेम है या नहीं दोनों बार। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब न्यूमेरिकली इस क्वेश्चन में EX और EY क्या आ रहे हैं? Okay. Perpendicular. आपको टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। जो E की डायरेक्शन वगैरह अगर कुछ पूछा तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? 45 डिग्री। समझा ना? ठीक, और अगर पूरा सॉल्व करना है तो E√2 टाइप कर देंगे, मतलब इसका निकाल के मैग्नीट्यूड √2 कर देंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है EX का बताओ? √1/2 स्क्वायर 3/2 स्क्वायर 1 आएगा, मतलब क्या आएगा? Lambda. K लैम्डा बाई आर। ये भी क्या आएगा? K लैम्डा बाई आर। तो आंसर क्या आ जाएगा? K लैम्डा बाई आर इंटू √2। समझा कि नहीं? Yes, sir. तो बताया आप लोगों ने कर लिया था या नहीं ये चीज? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चले। तो आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर है, सभी को क्लियर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखें, अब देखते हैं क्या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्या इनफाइनाइट क्वेश्चन इस पे ज्यादा बनते हैं, समझ आया कि नहीं? जो टेस्ट और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इनफाइनाइट के ज्यादा रहेंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ बताओ? θ1 कितना होगा अगर ये इनफाइनाइट है तो? 90 degree. 90, क्योंकि ये एंगल जैसे ही ऊपर जाता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा यार। मैक्सिमम कितना मान सकते हैं हाइपोथेटिकली? 90. 90। तो θ1 और θ2 दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। 90. तो बेटा साइन वाले क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, और कॉस वाले Yes. कैंसिल, 0। तो अगर इनफाइनाइट वायर है तो आंसर क्या आएगा? y कंपोनेंट 0। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा? X. X. और साइन और साइन ऐड होके 2 हो जाएंगे, 2 K लैम्डा बाई आर। इसका मतलब समझना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक नया फॉर्मूला आ गया। इन एनी वेरी लॉन्ग वायर, क्या वेरी लॉन्ग वायर, अगर ये पॉजिटिव है, फील्ड एट एनी लोकेशन इज लाइक दिस एंड द आंसर इज 2K लैम्डा बाई आर। समझा या नहीं यार? Yes, sir. ये स्पेशल केस है, ये आपको लर्न करके रख लेना। फिर बात आती है सेमी इनफाइनाइट वायर। तो यार कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, सर इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट मैथ में तो सेम बात है, इनफाइनाइट बाई 2 कर दोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट ही है। तो ऐसा नहीं है, सेमी इनफाइनाइट एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में डिसाइड है, एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है कि माना इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट है, लेकिन सोचो कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनफाइनाइट के एक एंड पर खड़े हो, तो इसका मतलब आपको तो ये एंड दिख रहा है ना, आपको कौन सा एंड नहीं दिख रहा? दूसरा वाला। तो इसका मतलब जब एक एंड उसका क्या हो? ऑब्जर्वेबल हो, तो उस वायर को क्या कहते हैं? Semi. सेमी इनफाइनाइट। Semi infinite. ठीक है, मतलब दूसरे एंड का तो नहीं पता, पहले को देख सकते हैं। तो इसका मतलब दो केसेस बनेंगे। क्या? एक, अगर आप जस्ट उस एंड के सामने खड़े हो तो θ1 क्या होगा? 0. 0। 0. 0. और θ2 90 degree. 90. 90। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो EX और EY आपको सेम दिख जाएंगे। दूसरा हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर कहीं पर पूछ लिया, तो आपको फिर क्या और सॉल्व करना पड़ेगा? θ1 भी सॉल्व करना पड़ेगा। समझा ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट पर अगर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दोनों का आंसर ही क्या आएगा? K लैम्डा बाई आर। ओके, Yes, sir. तो दोनों वायर क्लियर है कि नहीं? इनफाइनाइट वायर स्ट्रेट, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर में अगर वो उसके जस्ट सामने खड़ा है तो फील्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? 45 डिग्री पे। समझा?
क्लियर या नहीं है आप बताओ? इनफाइनाइट वायर, Yes. चले तो देखें 45 डिग्री पर आपसे पूछ रहा है फाइंड द फील्ड एट अ पॉइंट, जबकि ये वायर क्या है, एक इनफाइनाइट वायर है और वो पॉइंट यहाँ से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। समझा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दी है क्या आर। तो चलो जल्दी से सॉल्व करें। दोनों फील्ड वेक्टर फाइंड करके रखें। यार सॉल्व हो गया। θ1 कितना यूज किया 90 और θ2 minus 40 -40 -45 सही है। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंगली कर लेंगे तो इजिली यहाँ पर आ गया अपना। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये क्वेश्चन देखने में टफ लगता है लेकिन हमसे क्वेश्चन सिंगल पार्ट का ही पूछता है। नेट फील्ड का बहुत ही स्पेशल केसेस में ही पूछता है, क्या इनफाइनाइट या फिर सेमी इनफाइनाइट वायर में। बाकी तो नॉर्मल है, ऐसा मिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, सिंगल ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इस बार फील्ड हमें कहां पर फाइंड करनी है, ऊपर, यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट है लेकिन पॉइंट कहां पर है ऊपर, तो θ1 कितना हो जाएगा -30 और θ2 90 90। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लेंगे कैसे ई नेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें, हमें पी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है। ये एक इनफाइनाइट वायर है बट ये 1/4 ऑफ आर्क है, एक सर्कुलर आर्क, इसकी आर रेडियस है और फिर यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर। तो चले इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करो सब लोग। चलो, दो इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक क्या है आर्क 1/4 आर रेडियस का। तो यहाँ पर फील्ड आपको फाइंड करनी है, लैम्डा डेंसिटी है। चले सॉल्व करें जल्दी से। इसका मतलब कितने कंपोनेंट, कितनी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, पहले फर्स्ट का, सेकंड का एंड थर्ड का, समझा ना। लाइकवाइज प्रोसीड करेंगे। चले सॉल्व करें जल्दी से। अच्छा है, एक 5 मिनट दें, आराम से सोचें। हमें चाहिए फाइनल, आप फाइनल ई एक्स निकाल दो, फाइनल ई वाई निकाल दो और फुल ई वेक्टर निकाल दो और फुल ई मैग्नीट्यूड। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
सर वो पॉइंट पे निकालना है ना, आर पॉइंट पे। हाँ, आर्क के सेंटर पे, जहां पे आर डिस्टेंस दी हुई है, इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं कि पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे फाइंड करना है। बताएं यार, हो गया क्या सॉल्व? सर सेकंड में थोड़ा डाउट है। अच्छा, सेकंड में एक आर्क है ना, तो बताओ यार, आर्क की नेट फील्ड कहाँ रहती है? सेंटर एंगल बाइसेक्टर में ना, ये हो गई। और अभी अभी जस्ट बताया कि सेमी इनफाइनाइट की कितने डिग्री पर आती है? 40 अगर एज पे 45 पे ही आती है ना, तो इसकी वाली किधर रहेगी? इधर 45 पर, समझा या नहीं? चलो, ये थर्ड नंबर की कहाँ रहेगी? इधर Third पर quadrant. 45 पर। तो यार कुछ काम की बात समझ आई क्या? कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल कर दिए। सिर्फ आंसर किसकी वजह से आएगा? आर्क के वजह से। क्लियर है या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्स और वाई फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली सीधे क्या आ गया? ई आ गया। अगर एक्स वाई पूछेगा तो फिर cos 45 sin 45 कर लेंगे। ओके, यस सर। पक्का समझ आया ना यार सबको? सिर्फ याद अकॉर्डिंगली इस पे एक्सप्लेन कर लिया है अपन ने। सो सिर्फ E2 वाली बचेगी, E1 और E3 क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल। कैंसिल। ओके,
तो बताओ यार, पक्का वायर का सबको समझ आ गया ना? Yes, sir. इतने ही पूरे याद रखने हैं। फिर से मैं मार्क करता हूँ। रॉड का याद रखना है, पहले पॉइंट से याद रखना है, पॉइंट चार्ज, उसके बाद रॉड, रॉड के बाद This. आर्क, आर्क के बाद रिंग की एक्सिस, उसके बाद डिस्क की एक्सिस, Hollow उसके space. बाद Hollow प्लेट sphere. प्लेट प्लेट Plate. प्लेट। डिस्क का स्पेशल केस बताया था ना, हाँ. बहुत बड़ी डिस्क है, बहुत डिस्क के बहुत क्लोज होते हैं, इनफाइनाइट प्लेट के जैसे आंसर आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भूल गए क्या? उसके बाद हॉलो स्फीयर, फिर Solid sphere. सॉलिड स्फीयर, फिर Fire. Fire. वायर। इतने आपको याद रखने हैं, मैक्सिमम इतने से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, नीट में वायर पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, सिर्फ इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर, दो। क्लियर है ना? सिर्फ इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट। थीटा देकर कभी भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है नीट में। ओके, तो आप लोग को इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट पक्का लर्न करके रखना है। ठीक है ना? Yes, sir. फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। इनफाइनाइट की कहाँ आती है आंसर? इनफाइनाइट की वजह से फील्ड Height cap. इधर हॉरिजॉन्टली अवे। ओके, और सेमी इनफाइनाइट की वजह से ये वाला पॉइंट, बस यही दो। Root. कहाँ आती है? Root. ऊपर. 45 डिग्री। ठीक है ना? 45 degree. हाँ. चलो, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। ऑलरेडी ग्रेविटेशन में ऐसी बातें पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद आते हैं कि इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या है, सॉलिड टाइप है, लाइक डिस्क, लाइक प्लेट, लाइक Solid सॉलिड space. स्फीयर। तो क्या करता है, इनमें से कुछ पार्ट रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करके पूछता है हमसे, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल सिस्टम। क्या? Residual. रेसिडुअल सिस्टम। तो यार रिमूव करने में कुछ ज्यादा टेंशन ही नहीं, मुझे पता है ई नेट क्या आएगा। E1 के वजह से निकालो माइनस E2. E2 की वजह से, बस याद रखना कैसे, वेक्टर फॉर्म में पूरा माइनस करना। ओके, तो रेसिडुअल में किसी को डाउट है क्या कुछ? No, sir. भाई रेसिडुअल में कोई डाउट रहेगा क्या? नहीं। नहीं। क्वेश्चन रीड करते हैं, समझ आएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। एक डिस्क है, कितनी कितनी रेडियस है? 2R. डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। Sigma. ये चार्ज डेंसिटी है। मैं जब भी डेंसिटी बोलता हूँ मतलब चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज। एक ये- स्मॉल डिस्क निकाल दी, कितनी रेडियस की? R. ये यहाँ से हटा दी। तो यार कंफर्म हो गया ना कि पूरी डिस्क के वजह से माइनस छोटी डिस्क की वजह से। कोई डाउट क्या? No. भाई समझा या नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो दो स्टेप में क्वेश्चन पूछा है। नंबर 1 पहले कहां पर पूछा है? देन फाइंड द फील्ड एट द सेंटर एंड देन एट आर डिस्टेंस। तो पहले चाहिए कहां पर? सेंटर पर। तो बताओ डिस्क के सेंटर पर फॉर्मूला क्या आता है फील्ड का? In सिग्मा बाई 2 2 epsilon. एप्सिलॉन नॉट। कहीं पे आर आ रहा है क्या? तो बेटा अगर आपने E2 से E1 माइनस किया तब भी तो आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही है ना। आर है क्या कहीं पर? नहीं। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि डिस्क में एक छोटा सा भी होल किया तो उसके सेंटर पर सीधे फील्ड क्या हो जाएगी? 0. 0। याद रहेगा नीट वाले लोग, एकदम बहुत ही थॉटफुल क्वेश्चन बनता है। फील्ड में, सॉरी, डिस्क में एक पंच कर दिया सेंटर पे, अब सेंटर पे फील्ड क्या होगी? 0. सीधा 0। समझ आया या नहीं? अच्छा, हाँ सर. नेक्स्ट। अब मुझे चाहिए यहाँ से कितनी दूर?
r डिस्टेंस पे। तो यार बताया था ना क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos theta. cos theta. cos theta. cos थीटा। तो दोनों का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, फिर सिर्फ दोनों का cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ही बचेगा, ठीक है ना। Yes, sir. तो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। समझ आया या नहीं यार दोनों केसेस। Yes, sir. तो क्या रेसिडुअल फील्ड निकालने में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है क्या, बताएं। No sir. ओके, फिर बात आती है रेसिडुअल के बाद मल्टीपल सिस्टम। क्या मल्टीपल, तो मल्टीपल बताने की मुझे कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं लग रही। सोचो एक स्फीयर है सॉलिड और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पर, उसके सेंटर पे। पूछ रहा है यहाँ पर फील्ड बताओ। सर बहुत सिंपल है, एक तो स्फीयर की वजह से लिखोगे E1 और फिर दूसरा Charge. चार्ज की वजह से। समझा या नहीं। अब स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज नेगेटिव, तो E1 बाहर रहेगी और E2 अंदर। समझा ना यार, क्लियर है नहीं। तीन चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, बोला सेंटर पे फील्ड बताओ, तो डेफिनेटली इसके वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे और इसकी वजह से, और तीनों को सॉल्व कर देंगे। समझा या नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो आई गेस जैसे फोर्स निकालते थे ना मल्टीपल सिस्टम में, वैसे ही क्या निकालना है, फील्ड, क्योंकि फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर। ओके ठीक है ना। तो ये हमने आर रेसिडुअल यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये क्लियर है ना। अगर एक छोटा सा भी होल करेंगे तो सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगी, 0। और अगर आर डिस्टेंस पे पूछा है तो 1 माइनस कॉस थीटा करेंगे, दोनों को कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, और कॉस की वैल्यू आप जानते हैं, निकाल सकते हैं कैसे, बेस X ओवर by हाइपोटेनस से। ठीक है, सो एक्स बाय हाइपोटेनस X और base एक्स plus दोनों का आर है, सॉल्व करके कर दिया। तो मुझे लगता है रेसिडुअल में डिस्क में किसी को कोई डाउट नहीं ना। No, sir. No नेक्स्ट sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला रीड करें, देखें। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सिंपल है, चलो ट्राई करो यार सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें इसे। चलो बता, ट्राई किया आप लोगों ने। एक इनफाइनाइट शीट से क्या रिमूव किया है, डिस्क। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या आंसर होता है फील्ड का, Sigma by 2 epsilon. माइनस डिस्क के वजह से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड क्या होती है,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 minus cos theta. 1 माइनस cos थीटा। और cos थीटा कैसे निकाल सकते हैं? x अपॉन Root x square plus r square. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फील्ड कितनी है? Sigma by 2 root 2. Sigma by 2 root. सिग्मा बाय 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया ना? तो बस यार अब सॉल्व कर देना है। तो अच्छी बात है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे कट हो जाएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया है, तो बचा क्या? x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? 1 बाई रूट 2। तो इससे x निकाल लिया है नहीं आप लोगों ने? सर x इक्वल टू r आता है। x इज इक्वल टू आर, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू आर आ रहा है, सही है। क्लियर है सभी को? रेसिडुअल सिस्टम रिमूव करने वाला। Yes. अच्छा, तो हमने अभी डिस्क में से बताया कि एक छोटा डिस्क निकालेंगे तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट हमने प्लेट में से कुछ डिस्क वगैरह निकाल लिया तो क्या होगा। 3D में बात कर लेते हैं, अगर स्फीयर से कुछ निकाल लेते हैं तो मान लेते हैं स्फीयर से एक छोटा स्फीयर निकाल लिया तो अंदर स्फीरिकल कैविटी बन गई, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम याद है, मैंने ग्रेविटेशन में बताया था कि स्फीरिकल कैविटी के अंदर एक स्पेशल बात आपको देखने को मिलती है। कोई बता सकते हैं क्या? फील्ड क्या होती है अंदर? Same. यूनिफॉर्म होती है। कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हम हमेशा फील्ड क्या निकालते हैं? सेंटर टू सेंटर। वेरी गुड यार, सेंटर टू सेंटर। तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, कुछ नहीं। पहला सेंटर C1, दूसरा सेंटर C2, बस यही हमेशा निकाल दो, आंसर करेक्ट आएगा फील्ड का, कहीं किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द कैविटी। ओके ना? Yes. ठीक है, तो इस लॉजिक को अपन फिर से यहाँ पर देखेंगे। A small sphere of radius r by 2 is removed from edge of a uniform charged cavity. Find the electric field at point A and B. और A और B क्या है? रैंडम पॉइंट्स हैं जो कि किसी एंगल पे आपको दिया हुआ है, दिख रहा है ना। B किस एंगल पर दिया है? 30 डिग्री पर, और A डायरेक्टली सेंटर पर है। तो लॉजिक ये है कि आपको B निकालने की जरूरत नहीं है। B का भी आंसर क्या आएगा? तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि EA एंड EB क्या आएंगे? सेम आने वाले, और आंसर क्या आने वाला है? सेंटर टू सेंटर। ये डिस्टेंस का बस आपको निकालना है, ठीक है ना। डन। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा सेंटर टू सेंटर के लिए? पूरे स्फीयर के वजह से इस सेंटर पर माइनस इस कैविटी के वजह से इस पॉइंट पर। तो यार एक तो अच्छी बात समझ में आई कि कैविटी मतलब ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर फील्ड क्या होती है? जीरो। ठीक है ना। तो मतलब सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, सीधा आंसर ये होगा इस पूरे के वजह से जो इस पॉइंट पर आने वाली है वही फाइनल आंसर है। समझा या नहीं? ठीक है, तो ए पॉइंट का आंसर क्या होगा? अब याद रखना पड़ेगा यार, स्फीयर के वजह से प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? आर। सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, माइनस खुद के सेंटर पर तो क्या होगी रिमूव वाले पार्ट के सेंटर पे? जीरो। आंसर आ गया ये। ठीक, फिर 30 डिग्री वाला सॉल्व किया है। 30 डिग्री वाला क्या करेगा? खुद के वजह से बी पॉइंट पे निकालेगा, और पूरे स्फीयर के वजह से बी पॉइंट पर, दोनों को क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि बी पॉइंट पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बी पर जो भी सॉल्व किया है इधर आप प्रॉपरली सॉल्व करें, अदरवाइज आपसे सॉल्व करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, आंसर हमेशा क्या आएगा? यही। ठीक है ना। तो बी पर सॉल्व करने की कभी जरूरत नहीं है, किसी भी पॉइंट पर हमेशा सेंटर टू सेंटर का ही आंसर करेंगे।
तो बताए रेसिडुअल ओके है या नहीं? Yes, sir. ओके, तो फेमस जो भी 3 टाइप थे वो हमने यहाँ पर कर दिए हैं। ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 infinite wires are kept along x axis and y axis. Find the electric field at 4,4. चलो जल्दी से फाइंड करें। मुझे ई का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखें कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2 वायर कहाँ रखी हैं? इनफाइनाइट वायर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 4,4 पर फाइंड करो। के लेमडा के टर्म्स में आंसर करना है। हाउ मैनी के लेमडा आंसर जो आएगा। चलिए बताएं समझ आया कि नहीं यार, सबको हुआ या नहीं? Lambda by 4 into root 2. So 1 by root 2. 1/√2। सपोज ये x है और ये y, और कहाँ पर फाइंड करना है? 4,4। यार कहीं पे भी फाइंड करना हो, x के वजह से डायरेक्शन किस तरफ आएगी? इधर। और y की वजह से इधर। और आंसर में कोई चेंजेस है क्या? नहीं, ये भी 4 है, ये भी 4, तो डेफिनेटली नेट क्या होगा? √2 टाइम्स। Root 2 times. बट एक्चुअल कितना है? वो है k लेमडा बाई 2 k लेमडा बाई 4. r कितना है? 4, और इसका √2 टाइम्स। समझा ना? तो 1/√2 ऑफ k लेमडा आएगा। चलो बहुत बढ़िया, आई गेस समझ गया आप। इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। ओके, चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े से मैंने रियलिस्टिक वाले दिखाए हुए हैं कि एक्चुअली बुक में और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो लॉजिक यूज करना पड़ता है। देखो क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड infinitely positive charge wire at a distance r, then find its speed and time period। तो यार तुरंत समझना है यार, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट ही नहीं बने, अगर आप ये नहीं समझे कि एक प्लस की वायर है और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें गिर जाना चाहिए ना, बट नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक रेवोल्यूशन कर रहा है। तो बताओ क्या हो रहा होगा यहाँ पर? इसका मतलब क्या लगाना है? Centrifugal. Centrifugal. Yes. क्या होगा? इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक इसे खींच रहा है, बट कौन बचा रहा है इसका? Centrifugal. Centrifugal. समझा? अगर v पूछा है तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू mv square by. Square bar. mv² बाई r। अगर मेरे से क्या पूछा, ओमेगा वगैरह पूछ रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर r। अगर टाइम पीरियड वगैरह पूछा है तो ओमेगा निकाल लेंगे और ओमेगा को क्या लिख देंगे? 2π/t। 2 pi by t. क्लियर है या नहीं बताएं? अच्छा अब बताओ बेटा, फोर्स कैसे निकालेंगे? मेन चीज तो यही है। तो बड़ा सिंपल सा आइडिया बताया था। फोर्स कैसे निकालते हैं? Field into charge. Q इंटू T. E। ओके ना? और E का फॉर्मूला आपको पता है इनफाइनाइट वायर का, ठीक है ना?
पूरा समझ आया कि नहीं? बुक्स में शीट में कैसे टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे? हाँ सर। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले शीट मस्ट है, समझ के शीट सॉल्व करना है और उसके बाद ये करना है, ठीक है? अच्छा, शीट मैं सोच रहा हूँ कल नहीं परसों डिस्कस करेंगे। कब? सैटरडे को। कल एक रिवीजन लेक्चर रख देते हैं। क्या? रिवीजन। कई लोग होते हैं थोड़ा लेट ज्वाइन होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है उनको, मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो कल जो रिवीजन रहेगा वो किस चीज का रहेगा? बेसिक्स। तो सबको अटेंड करने की जरूरत नहीं है कि नहीं सबके सब आ गए हो। ये सिर्फ उन्हीं को अटेंड करने की जरूरत है जितना मैंने अभी सिखाया है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, फोर्स निकालने में, फील्ड निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, तभी करें। मैं कोई भी डेरिवेशन वगैरह नहीं करवाने वाला हूँ, सिर्फ बेसिक सिखाएंगे कि फोर्स वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, सभी को समझ आ गया ना कि फोर्स को mv²/r से इक्वेट कराएंगे और वहां से ओमेगा भी निकाल सकते हैं और वहां से टी भी निकाल सकते हैं। चले, तो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर अभी बताया कि फील्ड का यूज क्या कर सकते हैं, तो यूज टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस पे? मोशन ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड। मतलब फील्ड एक है, मतलब ई एग्जिस्ट करता है, तो बताओ मोशन कैसी होगी? बेटा ई एग्जिस्ट करता है वो, तो वो क्या अप्लाई करेगा? एक फोर्स। फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अगर अप्लाई करेगा, अगर वो फोर्स अप्लाई करेगा मतलब मोशन वहां पर एक्सेलरेशन वगैरह की आ जाएगी, तो इसका मतलब वहां पर मे बी 1D मोशन भी हो सकती है और 2D भी हो सकती है। तो वही हमें समझना है, 1D कब होगी, 2D कब होगी, ये सारी चीजें। नंबर 2, कभी कभी क्वेश्चन में सीधा स्पीड पूछ रहा होगा। तो अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर याद है, तो मैंने बताया था कि अगर टाइम वगैरह कुछ नहीं दिए, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिए, सिर्फ स्पीड पूछ रहा है, तो ऐसे टाइप की स्पीड पक्का किस से सॉल्व होती है? एनर्जी से। क्योंकि अगर आप फोर्स मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको फोर्स मतलब क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन मिलेगा तब टाइम और डिस्टेंस को यूज कर पाओगे। अदरवाइज कभी भी स्पीड होगी तो कहाँ से सॉल्व करेंगे? एनर्जी से। तो एनर्जी अभी मैं आगे सिखाऊंगा, तो अगर कभी एनर्जी वाला क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, स्किप कर सकते हो, या फिर जो ग्रेविटेशन में सिखाया वैसे यूज कर लो। हम यहाँ पर सिर्फ किस टाइप का भी सीखेंगे? एक्सेलरेशन निकाल कर। ओके, तो इट इज लाइक कि अपन क्या सीखेंगे? काइनेमेटिक्स। क्या सीखेंगे? काइनेमेटिक्स। और वो जो वेलोसिटी एनर्जी से निकालते हैं वो क्या होता है? वर्क एनर्जी पावर वाला। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मोशन का पाथ क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पाथ। तो पाथ के लिए पहले आपको क्या देखना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। यार एक सेकंड रुके, ये थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा ना, स्टाइलिश थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा। जस्ट मिनट, हाँ जस्ट मिनट एवरीवन। ओके, मैं भी थोड़ा सा स्टाइलिश में प्रॉब्लम आया यार, देखते हैं फिर भी समझे यार।
हम डिस्कस कर रहे थे कि पाथ क्या होगा। तो पाथ के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, फोर्स। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, और उसके अकॉर्डिंग पाथ डिसाइड करेंगे। तो दो ही रूल होते हैं पाथ में। कितने रूल होते हैं यार? दो। नंबर 1, इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है। क्या समझाया था? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल किस साइड जाएगा? एफ नेट की तरफ। किस तरफ जाएगा? एफ नेट की तरफ। अगर पार्टिकल की कोई वेलोसिटी है तो फिर चेक करेंगे। सपोज वेलोसिटी ऐसे है और नेट फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो डेफिनेटली कैसी मोशन होगी? कर्व्ड, पैराबोलिक। क्लियर ना? लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अगर फोर्स लग रहा है आगे तो पार्टिकल भी जाएगा आगे। ठीक है। अगर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल भी किधर जाएगा? इसी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसका यू क्या है? 0। तो पाथ के बारे में समझ आया या नहीं? पाथ के बारे में सभी को समझ आया या नहीं? ओके। नंबर 2, फोर्स कैसे चेक करेंगे? तो बहुत सिंपल वे समझाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स कब लगता है? जब ये कैसा चार्ज हो। अरे यार, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी किस Positive. तरफ लगेगा? फील्ड की तरफ। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो किधर लगेगा? बस Opposite. ये दो बातें याद रखनी थी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और इनिशियल स्पीड है या नहीं। ओके। तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। नंबर 1, एक और चीज, एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, Q इनटू E। तो मान लेते हैं m मास का पार्टिकल है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? QE/m। क्लियर है नहीं? ओके। मैं कौन सी फील्ड देख रहा हूँ? Uniform. यूनिफॉर्म। तो मतलब Q तो कांस्टेंट होता ही है, E भी क्या है? कांस्टेंट। Constant. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है? Constant. कांस्टेंट। मतलब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। ओके। चलो, तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा समझना। हमारे से पास 3 टाइप के पार्टिकल हैं और उनको ये फील्ड पे रख दिया। फील्ड इस तरफ है। पार्टिकल क्या क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सबको कुछ v वेलोसिटी दे दी गई है। तो अब कमेंट करना है इनकी मोशन के बारे में। तो नंबर 1, न्यूट्रॉन का क्या होगा? 0. क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का क्यू ही क्या है? 0. zero, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा मैग्नीट्यूड का? Opposite. प्रोटॉन का मास क्या है? ज़्यादा है. ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मास ज्यादा है, चार्ज तो दोनों का सेम है ना, मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा. मतलब प्रोटॉन स्लो चेंज करेगा जबकि इलेक्ट्रॉन Fast. फास्ट चेंज। अब दोनों जाएंगे कहाँ? प्रोटॉन किधर जाएगा? आगे की Towards. तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन Opposite. Opposite. पक्का समझ आया कि नहीं यहाँ तक? यार एक्सेलरेशन समझ आया कि नहीं? Yes. हाँ सर. ओके। नेक्स्ट पूछता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, बताओ। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेट्स से किसका पूछा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या यूज करेंगे? हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v स्क्वायर अपॉन हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। अब बताओ क्या करेंगे? अब क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर? हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, बट v तो हमने खुद से लिखा है ना, तो v तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो बताएं क्या करेंगे यहाँ पर? क्या? ये v है ना इनिशियल, तो आफ्टर सर्टेन टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी?
इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज करेंगे अपन यहाँ पर? v इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। मतलब v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? u प्लस u plus 80 80। ठीक है, तो यहां से अपन देख सकते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ओके, प्रॉब्लम ये है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, कुछ u थी, तो क्या आप डायरेक्टली ऐसे रिलेट कर पाओगे क्या? नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या आ जाएगा? u प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो डेफिनेटली क्वेश्चन चेंज है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि u क्या गिवन है आपको? 0। उस केस में अगर देखो तो वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब qe बाई m इंटू टी। तो यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं? q भी सेम है, e भी सेम है, t भी सेम है। मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? m के इनवर्स पर। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो एक m कैंसिल होगा और इनवर्स का आंसर आएगा। मतलब आंसर क्या आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। तो किसको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी? प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है ना? तो चीजें थोड़ी सी समझ आएं कि किस तरीके से हम इसके काइनेमेटिक्स को यूज में ला सकते हैं, एक्सेलरेशन वाली चीजों को यूज में ला सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझें। फाइंड द टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी इफ द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड एट रेस्ट। कैसे ड्रॉप किया है? u 0 ड्रॉप किया है, ठीक है, और इट इज ड्रॉप्ड विद इनिशियल स्पीड। तो केस नंबर 1 कैसा है? ड्रॉप। और दूसरे केस में क्या है? थोड़ा सा वेलोसिटी दे के ड्रॉप किया, मतलब थ्रो किया है। तो आपको फाइंड करना है इट्स ट्रेजेक्टरी इफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट। तो आपको 2 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या? नंबर 1 ग्रेविटी नहीं है, नंबर 2 ग्रेविटी भी है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर फील्ड किस तरफ है? हॉरिजॉन्टल है। तो 2 टाइप आपको सॉल्व करने हैं जब ग्रेविटी नहीं है। तो बताओ केस नंबर 1, केस नंबर 2। जब ग्रेविटी नहीं है तब क्या होगा? केस नंबर 1 में किधर जाएगा वो? हॉरिजॉन्टल। जस्ट ये ड्रॉप हो रहा है ना, यू है नहीं, तो जिस तरफ ई होगा उसी तरफ तो जाएगा ना। हाँ तो क्या आंसर आएगा? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बताओ 2 वाले के साथ क्या होगा? प्रोजेक्ट। कल प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मतलब ऐसे जाके ऐसे आएगा। समझा ना? पैराबोलिक पाथ। चलो नंबर 2, ग्रेविटी भी स्विच ऑन कर दी, मतलब यहाँ पर ग्रेविटी भी लगने लगी। अब बताओ क्या होगा? तो नेट फोर्स किस तरफ है? ये होगा ना नेट फोर्स। अब देखो फर्स्ट केस, अगर u 0 है तो क्या होगा? उस लाइन में straight इस लाइन में Straight जाएगा, line अभी भी स्ट्रेट जाएगा, अभी भी स्ट्रेट। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या होगा इस केस में? इस केस में नेट एक्सेलरेशन इधर, ये इधर, क्या करेगा? डेफिनेटली पैराबोलिक। पैराबोलिक। तो बता यार यहाँ पर क्लैरिटी है या नहीं इस चीज की? यस सर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट अब थोड़ी सी अलग अलग चैप्टर पे यूजेस देख लेते हैं। सपोज सिंपल पेंडुलम है एक, और इसको हमने क्या दे दिया? एक पॉजिटिव चार्ज, और जस्ट इधर पर स्विच ऑन कर दी क्या? एक
इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगी या राइट, किस तरफ एक्ट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ। राइट की Right. तरफ, क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस जाती है। अब बताओ सडनली क्या होगा, मान लेते ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया है, तो क्या होगा? पहले इस स्ट्रिंग का टी किसे बैलेंस कर लेता था? mg को, और यही पॉइंट क्या बन जाता था? अपना मीन पोजीशन। अब एक्स्ट्रा क्या लगने लग गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, QE भी लगने लग गया यहाँ पर। तो बेटा अगर यहाँ पर QE लगने लग गया तो नेट फोर्स तो कुछ ऐसे बनाएगा ना, मतलब थ्रेड भी इसी अलोंग ही जाएगा। इसका मतलब पूछता है कि थ्रेड कहाँ पर बैलेंस करेगा, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। थ्रेड जिस थीटा एंगल पर बैलेंस करेगा जहां पर mg किसे बैलेंस कर ले? QE। तो यहां पर जाकर क्या करेगा वो पार्टिकल? स्टॉप हो जाएगा। समझा? लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन सडनली हुआ, सडनली हुआ मतलब समझे, सडनली मैंने स्विच ऑन किया तो वो यहां तक तो पहुंचा, बट यहां तक पहुंचते पहुंचते उसे क्या मिल जाएगी? एक क्या मिल जाएगी यहाँ पर? स्पीड। तो डेफिनेटली अगर ये नेट फोर्स 0 है, मतलब ये मीन पोजीशन है, तो अभी कितना एक्स्ट्रा जाएगा? सेम थीटा और एक्स्ट्रा जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और टाइम पीरियड तो आप जानते ही हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इसका? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, दोनों 90 डिग्री है ना, मतलब जी प्लस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए क्या है? QE बाई एम। समझा या नहीं? क्लियर है ना? एक सिंपल पेंडुलम पर अगर स्विच ऑन कर रहा है बैटरी तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, एक और सिंपल क्राइटेरिया, अगर फील्ड ऐसे ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं तो क्या मीन पोजीशन चेंज होगी क्या? नहीं, सिर्फ जी की जगह क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अगर अपवर्ड करेंगे तो जी की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? जब हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आएगा कि किस एंगल पर बनेगा, इक्विलिब्रियम आएगा, और एक्चुअली एसएचएम कितना रहेगी वहां पर, ठीक है ना? पता है यार, यहाँ तक क्लियरिटी है या नहीं? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट टाइप की मोशन डिस्कस कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ यूनिफॉर्म फील्ड में मोशन देखने को मिलता है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा, एक स्प्रिंग है, एक बॉक्स है, ठीक है। अभी यहाँ सर ये इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दी, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? बताएं, इसे क्यों चार्ज दिया है? स्प्रिंग कांस्टेंट के है। टू पाई अंडर रूट एम बाई के। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। कुछ चेंजेस इस क्यू का, ई का कुछ? सब वो स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करेगा ना। वही, वो स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करेगा, मतलब इस स्प्रिंग में कुछ एक एक्स नॉट परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है ना? बट क्या टाइम पीरियड बदल जाएगा क्या स्प्रिंग का? नहीं, ठीक है ना? तो QE के वजह से वो कंप्रेस हो जाएगा और उसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। मतलब क्या बदल जाएगा इस क्वेश्चन का? मीन पोजीशन। टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके ना? मैं क्लियर है ये? ठीक है, चले तो समझ लेते हैं फिर इसका मतलब। क्वेश्चन देखें, a charged particle is projected between two parallel plates, find the minimum initial speed required to just cross the plate। मतलब क्या हुआ, सपोज ये दो प्लेट है, प्लस माइनस,
प्लेट की लेंथ क्या है, कुछ गिवन है, कितनी, L। प्लेट की थिकनेस कुछ गिवन है, D। आपने कहाँ से प्रोजेक्ट कराया, इसे सेंटर से, U। तो बताओ भाई, जब आपने U से थ्रो कराया और नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, किस तरफ, तो ये पक्का कैसी मोशन करते हुए जाएगा, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। तो अगर इसे जस्ट क्रॉस करना है तो इस टिप को क्रॉस कर देना चाहिए, काम बन जाएगा। तो पूछता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू की इसे क्रॉस कर दे, तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना पड़ेगा ना, और प्रोजेक्टाइल मतलब अलग अलग, वर्टिकल अलग और हॉरिजॉन्टल अलग। वर्टिकल में क्या लग रहा है फोर्स, A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है क्या, नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि वर्टिकल से d/2 डिस्टेंस में कितना टाइम लगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, √2h बाई ए, जी की जगह सॉरी ए, और h की जगह d/2, ये हो गया टाइम। और इतने टाइम पे वो x में कितना कवर कर लेना चाहिए, L। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड। समझा कि नहीं प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना, बताया यार। यस सर। यस। ओके ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं चीजों को, बहुत ही सिंपल वे पे यहाँ पर समझा दिया हुआ है दोनों के फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में देखो कि फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे। सोचो यहाँ पर प्लेट है ना, प्लेट है तो क्या देगा आपको, सिग्मा। ऊपर वाली प्लेट की वजह से फील्ड होगी नीचे की तरफ कितनी, σ/2h। और नीचे वाली प्लेट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन नीचे σ/2ε0, तो बीच में कितनी आएगी, हाफ हाफ। ऐड कर दोगे तो फुल हो गया ना वो, ट्वाइस। क्लियर ना। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ई ही गलत कर दोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा ना, समझा कि नहीं। अरे भाई ये समझा कि नहीं, ई ई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ई लिखने का एक और तरीका है जो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर आपको। ई लिखने का एक और तरीका है, कभी कभी क्या दे देता है कि ये प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट किया, बैटरी से। तो कोई बता सकता है अब ई मैं कैसे निकालूंगा, अगर मुझे बोल दिया कि बैटरी से कनेक्ट किया, मतलब अब गिवन क्या है, वोल्टेज। अगर वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, तो फील्ड कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशन का याद करो यार, पोटेंशियल GM1m2/r²। ठीक है, लिख लेते हैं। पोटेंशियल रहता था Gm1m2/r, जबकि फील्ड रहता है, मतलब Gm/r रहता है, Gm/r² आता है ना, तो क्या रिलेशन है, V vector equal to R into E. R into E। V इज इक्वल टू क्या आता है, R into E। तो यहाँ पर समझाएंगे कि R मतलब यहाँ पर क्या काम करेगा, ये D। तो अगर पोटेंशियल गिवन है तो E कैसे निकालते हैं, V/D से। याद रखना है यार इसे, क्योंकि क्वेश्चंस जो देता है वो इस फॉर्मेट में भी दे देता है। ओके क्लियर या नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला माइंड में रखेंगे कि V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V/D। इस फॉर्म में भी फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, अभी मैं शीट पोस्ट करता हूँ जस्ट अभी। तो आप लोग क्या करेंगे, शीट के फर्स्ट 50 क्वेश्चन, 40 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल एक बेसिक प्रैक्टिस सेशन, बेसिक रिवीजन रखूंगा, सिर्फ उनको अटेंड करना है जिनको डाउट्स हैं, ओके, जिनको बेसिक्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज आप क्या सॉल्व करो, शीट। सैटरडे को शीट डिस्कस कर लेंगे, ओके ठीक है। चलो ठीक है यार, फिर मतलब आज के लिए इतना काफी रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और मोशन डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल अभी किस किस तरीके से
जो भी कुछ प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है उसी का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। ओके Yes, sir. ओके, चलो ठीक है फिर। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Yes, Bye, sir. sir. Bye. बाय बाय। Bye.